क्लास 7 के सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा शुभाशीष। आज हम आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक का प्रथम अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से शुरू करेंगे, जिसके रचनाकार श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। इस कविता के माध्यम से श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों की व्यथा को शब्दों के माध्यम से हमारे सामने पर प्रस्तुत किया है। तो देखिए किस प्रकार कविता में पंछियों के गुलामी भरे जीवन और उनकी दुख वेदना को व्यक्त किया है। तो एक बार पहले हम इस कविता को सस्वर वाचन करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो पहले हम इन दो स्टेंजाज को का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता में श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी ने इस प्रकार सबसे पहले पंछियों का उनका जो अपना मूल स्वभाव है उसको प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षियां कहती हैं कि हमारा जीवन उन्मुक्त गगन के लिए है, आजाद गगन के लिए। उन्मुक्त का आशय यहाँ पर आजाद से है। हम गगन के परिंदे हैं। और हमारा जो संगीत है, हमारा जो गान है, वो किसी कैद में नहीं गाया जाएगा। जिस प्रकार मनुष्यों ने पक्षियों को पिंजरे में कैद करके अपने घरों की शोभा बढ़ाने का प्रयास किया है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुलामी का जीवन, यहाँ पर वास्तव में जो मुख्य बात कही गई है, मूल जो भाव है, वो एक गुलामी और दास्ता के जीवन से है कि गुलामी और दास्ता के जीवन से कोई भी, चाहे वो पक्षी हो या चाहे कोई मनुष्य हो, वह मनुष्य अपने मूल संवेगों को, मूल अपने आचरण को, मूल अपने ज्ञान को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। उसका जो मूल ज्ञान होता है उसे वह बेहतर तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाता है। अगर पंछी पिंजरे में होगा तो बेहतर नहीं गा पाएगा। जिस प्रकार पक्षी खुले आसमान में, खुले वातावरण में गा पाएगा, उस प्रकार वह एक पिंजरे में कैद होकर के नहीं गा पाएगा। पक्षी कहते हैं कि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का मतलब होता है सोना, और तीली का मतलब होता है जो पिंजरे में जो तीलियां लगी होती हैं, जो सलाखें लगी होती हैं। अगर सोने का पिंजरा भी है तो उस सोने के पिंजरे की जो सलाखें हैं, जो कनक तीलियां हैं, कनक का तात्पर्य सोने से, उन सोने की सलाखों से टकराकर हमारे जो पुलकित पंख है, कोमल जो पंख हैं, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदान में। पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, निरंतर रूप से बहने वाला जो जल है उसे पीने वाले हैं। पिंजरे में कैद होकर के हम किसी कटोरी में या किसी ग्लास के जरिए हम जब पक्षियों को पानी देते हैं तो उस पानी को पीने वाले नहीं हैं, हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं। इस पिंजरे में रह करके हम मर जाएंगे, भूख प्यास से हम मर जाएंगे। तुम्हारा दिया हुआ टिकाया हुआ निवाला हम खाएंगे, तो इस प्रकार से तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। उन्होंने उपमाएं दी हैं, पक्षियों ने उपमाएं दी हैं कि किस प्रकार जो आपकी जो कटुक निबोरियां हैं, अगर हम उन्मुक्त वातावरण में रहेंगे तो उन्मुक्त वातावरण में नीम की जो कटुक निबोरियां हैं, कटुक निबोरी का तात्पर्य कड़वी, कटुक का मतलब होता है कड़वी, निबोरी यानी कि जो दाने होते हैं नीम के, उन्हें निबोरी कहते हैं, कड़वे होते हैं स्वाद में। तो पक्षी कहते हैं कि
हमें वो पसंद है, यानी कि वो कटुक निगोरियां पसंद है, बजाय कनक कटोरी की मैदा से। बजाय कि आपने हमें कनक कटोरी की मैदा से, यानी कि सोने की कटोरी में आपने मैदे की बनी हुई गोलियां आप हमें खिला रहे हैं, यानी कि जिसे आप कहेंगे कि पौष्टिक भोजन। मैदा अपने आप में एक पौष्टिक भोजन माना जाता है। तो मैदा से बनी हुई जो आपने जो गोलियां दी हैं हमें सोने की कटोरी में, उससे बेहतर तो है कि हम उन्मुक्त वातावरण में रहकर कटुक निगोरियों को खा लें। पहले दो जो पद्यांश हैं, उन पद्यांश में पक्षियों के मनोभावों को दर्शाया गया है कवि के द्वारा। इसमें कवि कहते हैं कि जो पक्षी हैं, हम जो पक्षी हैं वो खुले वातावरण के हैं, हमें खुले वातावरण में गाना पसंद है, हमें खुले वातावरण में उछलना पसंद है, उड़ना पसंद है। हम इन पिंजरों में रह करके मर जाएंगे। हम इन पिंजरों में जो ये सलाखें हैं, इनसे टकरा करके हमारे पंख टूट जाएंगे। हम जो है बहता हुआ जल पीने वाले हैं, खुले वातावरण का जल पीने वाले हैं। हम तो इस पिंजरे में रह करके भूखे प्यासे मर जाएंगे। और फिर कहते हैं कि हम खुले वातावरण में रह करके कटुक निगोरी खा लेंगे, वो हमें ज़्यादा बेहतर है, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि हम पिंजरे में आपके द्वारा सोने की कटोरी में दिए गए मैदा को खाएं। आगे कवि कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इन दो पद्यांशों में कवि पक्षियों के अपने मूल स्वभाव को भूलता हुआ प्रकट कर रहे हैं कि किस प्रकार पिंजरे में बंद पक्षी अपना मूल स्वभाव खोते जा रहे हैं और वो उस पिंजरे में रह करके अपने सपनों में ही जी रहे हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में उन जो कैद करने के लिए जो पिंजरे बनाए गए हैं, उन स्वर्ण, यानी कि यहाँ पर बात की गई स्वर्ण श्रृंखला, यानी कि सोने से बनी हुई श्रृंखलाओं का जो जाल है, उस जाल के बंधन में हम अपनी गति और उड़ान सब भूल चुके हैं। यानी कि मूल स्वभाव, अपना जो मूल गुण है, अपनी जो विशेषता है, अपना जो ज्ञान उन्होंने जो अर्जित किया था, उस सबको भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले, और हम बस अब सपनों में ही देख रहे हैं। हम मतलब पक्षी कह रहे हैं कि हम अब सिर्फ और सिर्फ सपने ही देख रहे हैं। और उस सपने क्या देख रहे हैं कि तरुकी फुनगी पर के झूले। तरुकी यानी वृक्ष की जो फुनगी है, वृक्ष की फुनगी का तात्पर्य वृक्ष की जो सबसे ऊपर की जो शाखा होती है, सबसे ऊपर की जो पत्तियां होती हैं, किसी सबसे ऊंचाई पर रहने वाली शाखा की सबसे ऊंची जो टहनी है, सबसे ऊंची जो पत्तियां हैं, उन पर हम झूलते थे। उन्मुक्त वातावरण में रह करके, खुले वातावरण में रह करके उन पत्तियों में, ऊंचाई पर स्थित उन पत्तियों में बैठ करके हम जो झूला झूलते थे, बस वो अब सिर्फ हम सपने में देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और हमारे जो अरमान थे वो इस प्रकार थे कि हम उन्मुक्त वातावरण में उड़ते थे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। इतने हमारे हौसले बुलंद थे, ऐसे हमारे अरमान थे कि हम उड़ते उड़ते नीला जो आसमान है, जो खुला नीला आसमान है, उसकी सीमा को पार कर जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और इतने हौसले से बंधे हुए थे कि दूर नभ की सीमा पर जाकर के अपनी लाल किरण सी जो चोंच है, उससे सितारों रूपी जो अनार के दाने हैं, यानी कि तारे रूपी, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है कि चुगते तारक
चुगते तारक अनार के दाने, यानी कि तारे रूपी सितारे रूपी जो अनार के दाने हैं उनको चुगते। आगे कवि लिखते हैं कि होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्रथम पद्यांश में पुनः एक बार जो पक्षी हैं वो अपने सपनों की बात कर रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। हम सभी पक्षी आपस में मिलकर के जब दूर क्षितिज में उड़ने के अरमान पालते हैं और उड़ते हैं, तो इस सब में हमारे पंखों की होड़ा होड़ी होती, यानी कि आपस में हमारा कंपटीशन होता, प्रतिद्वंदिता होती कि आगे कौन निकल जाए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता। क्षितिज का तात्पर्य दूर जो ऑरिजेंटल है, सुदूर सामने दिखाई देने वाला जो आसमान है उसे क्षितिज कहते हैं, या तो वहां पर हम आपस में मिल जाते, या तंती सांसों की डोरी, या हम आपस में जो दूर तक उड़े, उस उड़ान से जब थकान होती है तो जोर जोर से हमारी सांसें चलने लग जाती हैं। आपका जो दिल है, आपका हृदय जोर जोर से फड़कने लगता है। तो इस अपने हम लोग कभी कभी आपने आपस में खेल खेलते हैं, तो खेल खेल में कभी कभी बहुत आप हार्ड वर्किंग करते हैं, बहुत दौड़ते हैं। उस दौड़ में आपने स्वयं को पाया होगा कि आप बहुत आगे आने की होड़ में आपकी सांसें भी तनने लग जाती हैं, लेकिन उसमें उन सांसों में खास उमंग और उत्साह भी होता है। अब अंतिम जो पद्यांश है उसमें कवि पक्षियों के माध्यम से मनुष्यों से क्या विनती करते हैं, क्या उनसे प्रार्थना करते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कहते हैं कि चाहे हमें वृक्षों का कोई नीड़ न दो, यानी कि बैठने की जो जगह होती है पक्षियों की, शाखाएं हैं, चाहे आप वो न दो हमें। चाहे हमारा आश्रय छिन्न भिन्न कर दो, रहने की जगह छिन्न भिन्न कर दो, जहां हम रहते हैं, यानी कि पेड़ पौधे काट दीजिए उन्हें, लेकिन पंख दिए हैं तो हमें तो ईश्वर ने पंख दिए हैं, उड़ने के लिए दिए हैं। हम उड़ करके कहीं भी अपना आश्रय बना लेंगे, हम कहीं भी जाकर के जल पी सकेंगे, नदियों का जल पी सकेंगे, बहता हुआ जल पी सकेंगे, अनार के दाने चुग पाएंगे, नीम की निबोरियां खा लेंगे, हम कुछ भी खा लेंगे, अपने जीवन के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। लेकिन आप हमारे पंखों को हमसे न छीनिए कि पिंजरे में कैद होकर के हम उड़ना भूल चुके हैं। पिंजरे में रह करके हमारे पंख उन सोने की सलाखों से टकरा करके टूट रहे हैं। तो अतः आपसे निवेदन है कि आप हमसे सब कुछ छीन लो, लेकिन हमारे पंख हमसे, यानी कि हमारी उड़ान हमसे न छीनिए। इस प्रकार शिव मंगल सिंह सुमन जी ने इस कविता के माध्यम से इस पद्य के जरिए पक्षियों की व्यथा को हम सबके सामने पर रखा। इसके आगे जो अध्याय से संबंधित, पाठ से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर होंगे उन्हें हम PDF के माध्यम से आप लोगों को भेजेंगे। आपने इस पद्यांश को, इस कविता को, हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता को अपने नोटबुक में नोट करना है और उसके पश्चात इसे याद करने का प्रयास करना है। देखिए बच्चों कि कविताएं याद करने का क्या तात्पर्य होता है। आज कई बातें होती हैं हमारी शिक्षा में कि रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एक अर्ध सत्य है, ये आधा अधूरा सच होता है, और जिसे कहीं ना कहीं एक छिपे मन से हर शिक्षक मानता है। उसे इस बात की अनुभूति होती है कि बिना कुछ चीज़ों को प्रत्यास्मरित किए बिना हम ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा सकते। एक महान राइटर हुए हैं फ्रांसिस बैकन, उन्होंने लिखा है कि
पोइट्री मेक्स मैन विटी। जो पोइट्रीज होती हैं वो व्यक्ति को विटी बनाती हैं। विटी का मतलब होता है वाक्पटु, और ऐसा वाक्पटु जिसके कि एक्सप्रेशन में उसने जो भी सेंटेंस कहा है वो एक बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब होता है, बहुत सूक्ष्म जवाब होता है लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब होता है। एक पद्य की एक छोटी सी पंक्ति बहुत बड़े गद्यांश को प्रकट कर लेती है। अतः जब भी हम कोई पद्यांश पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो उसका प्रत्यास्मरण होना अति आवश्यक है। इसके जरिए हमें कविता की एक पंक्ति से ढेर सारा ज्ञान प्राप्त होता है। आपने देखा कि इस कविता के माध्यम से पक्षियों के अंतर्द्वंद को, अंतर्नोद को, उनके मन में क्या चल रहा है, उनको इस छोटी सी कविता के माध्यम से कवि ने उजागर किया है। तो आप आगे प्रयास करेंगे कि ये कविता आप अच्छी तरह से इसे याद कर लें। इसके पश्चात जो इससे संबंधित जो प्रश्नावली होगी उसको हम पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।